हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ऐसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मणगढ़ ऑनलाइन क्लास में 2020 में आपका फिर से स्वागत। तो हमने पूरे टॉपिक में पढ़ा कि क्रिया के बारे में, और क्रिया का जो अगला जो टॉपिक है आपने पढ़ा पूर्व वीडियो में कि संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया के कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में आपने जाना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि संयुक्त क्रिया के बाद में अगला टॉपिक क्या होगा हमारा कि समापी क्रियाएं। ये समापी क्रिया वाक्य में कहाँ आती हैं इसके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है। सिर्फ समापी क्रियाएं तो बच्चों आपको जानना जरूरी है, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। तो क्या है, वे क्रियाएं जो वाक्य के अंत में आती है। समाप्ति का मतलब था एंड ऑफ, यानी समाप्ति की ओर आने वाली वे क्रियाएं जो हमें प्रदर्शित करती हैं कि वाक्य में किस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है। तो वह क्रियाएं जो वाक्य के अंत में आती हैं। उदाहरण के रूप मधुमती मंच पर नृत्य करती हैं। यहाँ मधुमती कार्य को करने वाली है, कहाँ पर करने वाली है, मंच के ऊपर करने वाली। क्या करने वाली है, नृत्य करने वाली है। तो यहाँ पर समाप्ति क्रियाएं करती है, अंत में नृत्य करती हुई मंच पर दिखाई दे रही है। दूसरा उदाहरण है बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं तो यहाँ पर पढ़ते हैं आदि उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दूसरा इसी के उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। तो दूसरे के बाद में समापी क्रियाएं आपने जानी कि वे क्रियाएं जो वाक्य के अंत में आती हैं, लास्ट में आती हैं। आपने पढ़ा कि मधुमती मंच पर नृत्य करती हैं और बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। अब इसके बाद में समापी क्रिया के बाद में आता हमारा अगला टॉपिक है असमापी का क्रिया। असमापी का क्रिया क्या होती है, जो क्रिया वाक्य के में विधेय के अंतर्गत न होकर अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती हैं। विधेय के अंतर्गत न होकर अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती हैं। उदाहरण के तौर पर सामने बहता हुआ कमल अच्छा लग रहा है। जो तालाब, नदी या पौध होता है और उसमें जो कमल का फूल होता है वो ऐसा लग रहा है कि तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसमें ये पहला कि बहता हुआ कमल अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। दूसरा, बड़ों का खड़े होकर अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। और क्या है, बड़ों का खड़े होकर। तो यहाँ पर ये असमापिका क्रियाओं में क्या हुआ, खड़े होकर के अभिनंदन, हम उसका रेस्पेक्ट करते हैं। अब ये उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं, अनेक उदाहरण आप ले सकते हैं। अब असमापी क्रिया के बाद में हमारा टॉपिक है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया दूसरे के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो दिशा निर्देश मिलते हैं, प्रेरणा। हम उसके पक्षियों पे चले, वो जैसे जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य से संपादित करवाता है। जैसे हम कार्य करते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ता भी हूं, मैं पढ़ाता भी हूं, आप पढ़ते भी हैं और परीक्षा भी देते हैं। ये क्या है, स्वयं के द्वारा। लेकिन ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या है कि कर्ता ये स्वयं, सब्जेक्ट जो होता है स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी अन्य से उसे करवाता है। जैसे मैं आपको कक्षा में पढ़ाने के लिए आता हूं लेकिन नहीं पढ़ाता हूं, बच्चे से खड़ा होकर के और पुस्तक पढ़वाता हूं। ये मैं कार्य नहीं कर रहा हूं, दूसरे से करवा रहा हूं। उदाहरण आपने समझा, अध्यापक ने बच्चों से गीत गवाया, अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाई, और प्रधानाचार्य ने चपरासी से कुर्सी उठवाई या मंगवाई। और अनेक उदाहरण हैं, जैसे आपने यहाँ क्या पढ़ा कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य के माध्यम से कार्य करवाता है, वह क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें आपने जान लिया कि अध्यापक ने बच्चों से गीत गवाया, अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाई, प्रधानाचार्य ने चपरासी से कुर्सी उठवाई। तो ये क्या है, उठवाई है, गवाया है, पढ़ाई है, आदि क्रियाएं क्या होती हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं।
और पूर्वकालिक क्रिया, इसके बाद में आप पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। विद्यार्थियों, पूर्वकालिक क्रिया का क्या होती है इसके बारे में बेहद जानना जरूरी है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके, क्या समझे आप, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो पहले समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या समझे आप कि हम एक कार्य कहते हैं ना, 1 by 1, कड़ी बाई कड़ी, स्टेप बाय स्टेप अगर हम कार्य करेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वही बात यहाँ हो रही है क्रिया के माध्यम से कि जब सब्जेक्ट के द्वारा एक कार्य करके दूसरी क्रिया करता है। जैसे आप पढ़ करके घर जाते हो और घर पे तैयार होकर के विद्यालय जाते हो, तो ये क्रिया क्या है, एक के बाद एक हुई। तो यहाँ क्या बात है, आपने क्या समझा कि जब कर्ता क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, यानी एक के बाद दूसरी क्रिया करता है, पहले समाप्त हुई क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने पूर्व में समझा कि विद्यार्थी तैयार होकर के विद्यालय पहुंचा, तो आप तैयार हुए, विद्यालय पहुंच के तैयार हुए, तो भी जो विद्यालय पहुंचे चल करके गया, तो ये क्या है, जो घर पे आप तैयारी कर रहे थे वो कार्य आपका जो समाप्त हुआ था वह पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत समझा जाएगा, जाना जाएगा। जैसे उदाहरण है, वह स्नान कर भोजन करता है, क्या समझा आपने, वह स्नान कर भोजन करता है। यहां पर भोजन क्या करके करता है, स्नान करके, नहा धो करके, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के और फिर जो है स्नान करके वह भोजन करता है। उदाहरण यहाँ पर स्नान कर, राधा खाकर स्कूल जाती है, क्या बोला आपने कि राधा खाकर स्कूल जाती है, यहाँ खाकर के अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये क्या है, स्कूल दूसरी क्रिया हो गई। प्रथम उसकी क्रिया क्या है कि खाना खा करके वह है स्कूल जाती है। दूसरा उदाहरण के बाद तुम पढ़कर सोती हो, हर कोई मानव होता है और वो क्या करता है, शाम को स्वाध्याय करता है और स्वाध्याय करके वह सो जाता है रात्रि काल में, तो ये क्या है, पढ़कर। दादाजी समाचार सुनकर सोते हैं, दादाजी जो हमारे अभिभावक हैं, जो क्या करते हैं, शाम के समय में समाचार सुन करके और विश्राम करते हैं। तो यहाँ समाचार सुनकर भी कौन सी क्रिया आती है, हमें पूर्वकालिक क्रिया के रूप में जाना जाती है। और ये जानना जरूरी भी है कि पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है, एक क्रिया पूरी होने के उपरांत दूसरी क्रिया शुरू हो जाना, और जो पूर्वकालिक क्रिया समाप्त हुई है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं। आपने पढ़ा कि एक ही कर्ता के द्वारा अनेक कार्य को अंजाम देना, अनेक कार्य करना। जैसे आपने पढ़ा कि वह स्नान कर भोजन करता है, वह विद्यार्थी तैयार होकर के खाना खा करके विद्यालय पहुंचता है। तो यहाँ पर जो पूर्व में आपने तैयार हुए और खाना खाया, ये जो क्रिया समाप्त हो चुकी और आप दूसरी क्रिया में लग गए, ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत मानी जाती है। तो विद्यार्थियों, आपने ये समझा कि संयुक्त क्रिया के बाद में मैंने आपको एक एक टॉपिक वाइज, बिंदु वाइज पढ़ाया है, समझाया है। मैंने इस पे क्रिया के ऊपर एक एक बिंदु पे आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है, फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे को इसके ऊपर आप अनेक ट्यूशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर भी मैं आपको अनेक बार पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख के हमें बताइए, क्योंकि जब तक ऑनलाइन क्लास चलेगी उस दौरान हम इस प्रकार की कंसल्टेशन एक दूसरे के माध्यम से ऑनलाइन करते रहेंगे। और जब हम क्लास में आपको ऑफलाइन पढ़ेंगे उस स्थिति में आपसे हर बात से हम रूबरू होते रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन में बच्चे अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। अब एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि संयुक्त क्रिया के बाद में ये आपने पूरा ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं समापी
क्रियाएं। आपने अपनी समापी क्रियाएं, असमापिका क्रियाएं और प्रेरणार्थक क्रियाएं और पूर्वकालिक क्रियाएं, ये हमारे क्रिया के अंतिम जो बिंदु थे उनको पढ़ा आपने। इनकी डेफिनेशन, इनकी जो परिभाषा आपने हर तरीके से पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि इन परिभाषाओं के माध्यम से आपने उदाहरण के माध्यम से पूरा समझने का प्रयास किया है। और एक खास बात, ये आपका पहला क्रिया संबंधी टॉपिक पूरा हो चुका है। इस टॉपिक को आप अपनी जो नोटबुक है, आपका जो होमवर्क करने का जो नोटबुक है, उसमें आपको सुंदर शैली में, अच्छी शैली में उसको करना है, ताकि एग्जाम दौरान तक आपके पास वो जो हमने पढ़ाया है, वो आपका मसाला, आपका जो पढ़ा हुआ सारा जो मैटर है, वो आपकी एक नोटबुक में तैयार रहे। तो जब भी हम एग्जाम दें, टेस्ट दें, आपको प्री बोर्ड दें, तो उसमें देखते ही वो चीज मिल जाए, ताकि एग्जाम तक आपकी बात जो है और सुरक्षित रह सके। सुंदर लिखना एक विद्यार्थी की पहली पहचान होती है, ताकि आपका आईना आपकी नोटबुक बोले और उसमें दिए हुए उत्तर आपका जो है हर चीज को इंडिकेट करता है कि विद्यार्थी किस प्रकार का होना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्रिया संबंधी क्वेश्चन समझ में आए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।